चाणक्य का मट्ठा, बीएमसी के अड्डों पे करे सब हठी सट्ठा। मैं ही भूल गया। माशूक के लबों के ही जैसी कहे जिसे, माशूक के लबों के ही जैसी कहे जिसे, बर्फी तो है त्रिवेदी की बर्फी कहे जिसे। किस किस का नाम लूं मैं, किस किस का नाम लूं मैं, हजारों का नाम है, लखनऊ के जायकों का सफर नातमाम है। तो लखनऊ के जायके एक ऐसी कहकशां है कि जो शुरू तो हो सकती है, खत्म कहीं नहीं हो सकती। तो चूंकि अब जायकों से हमने बात शुरू की है, तो एक किस्सा मैं आपको सुनाता हूं कि लखनऊ में जायकों की और खाने पीने की क्या अहमियत है। एक साहब थे लखनऊ में, कुछ करते नहीं थे, सुकून से रहते थे। अच्छा, लखनऊ की एक खासियत या मेरे नज़दीक सबसे पहली खासियत है वहाँ की आहिस्ता मिजाजी, वहाँ का सुकून। मैं हमेशा कहता हूँ कि पूरी दुनिया में जिस सुकून की तलाश में इंसान दर बदर मारा मारा फिरता है, लखनऊ वाला वो सुकून अपने दिल में लिए हुए पैदा होता है। तो एक शख्स थे, कुछ काम नहीं करते थे, आराम से रहते थे, मगर रिश्तेदार तो उनके भी थे। अब उन पर जोर डाला कि भाई कुछ तो करना चाहिए आदमी को, न रोना निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। तो जब बहुत जोर डाला और बहुत प्रेशर डाला और पीयर प्रेशर बहुत बढ़ गया, तो उन्होंने झल्ला के पूछा भाई क्या काम करें। तो उन्हें मशवरा दिया गया कि कुछ ना करो तो खाने पीने की कोई दुकान खोल लो। लखनऊ में कुछ और चले ना चले, खाने पीने की दुकान जरूर चल जाएगी, यह ऐसा शौकीन शहर है। अब उन्होंने रिश्तेदारों के मशवरे पर कबाब पराठे की दुकान खोल ली। दुकान सजा कर आरास्ता करके बैठे, पहला दिन था कि इतने में एक कुत्ता आया और पराठा लेके भागा। अब सब लोग सोचने लगे कि भाई ये तो पहला सूरी गलत लग गया, इब्तिदाई गलत हो गई। तो इनसे हमदर्दी में जब कुत्ता पराठा लेके भागा तो सब चिल्लाए रहे कुत्ता पराठा ले गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। जब इन्हें पता चला तो ये लखनवी अंदाज में बोले, अमा छोड़िए, अभी कबाब लेने आएगा तब पकड़ेंगे। तो ये सुकून लखनऊ में है। अच्छा, लखनऊ की दूसरी खास बात क्या है, यहाँ की जुबान। जुबान पर बहुत बात होती है और हमेशा हम कहते हैं कि लखनऊ वालों के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट ये होता है कि कोई उनकी जुबान को सुनकर उनसे ये पूछे कि क्या आप लखनऊ के रहने वाले हैं। तो ये जबान है लखनऊ की, और इस जबान का मैं एक किस्सा आपको सुनाता हूँ। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि लखनऊ है तो सब उर्दू ही बोलते होंगे, या वो एक उर्दू में भी खास उर्दू जो एच.एस. रवेल की फिल्मों में मेरे महबूब वगैरह में बोली जाती थी, उस तरह की उर्दू। मैं आपको अवधि का एक किस्सा सुनाता हूँ कि एक साहब थे, हेलमेट लेने गए हेलमेट वाले की दुकान पे। उससे पूछा कि भाई हेलमेट कितने का है, तो उसने कहा 1000 रुपए का है। तो इन्होंने फरमाया भाई स्टेडियम के बाहर तो 200 रुपए का मिलता है, तुम 1000 का बता रहे हो। तो उसने अवधि में एक जुमला कहा। ये लखनऊ वालों की दूसरी खासियत है, जुमलेबाजी। जवाब ऐसा देते हैं कि इंसान लाजवाब हो जाता है। तो जब इन्होंने कहा कि भाई वो हेलमेट तो 200 रुपए का मिलता है, तुम 1000 रुपए का बता रहे हो, तो उसने अवधि में कहा अगर रुपया बचाए का हो तो ऊ वाला ले लो, और खपड़ी बचाए का हो तो ई वाला ले लो। तो वो रफीक शादानी की कविता है ऐसी मौजू पर कि हेलमेट की दुकान पे पहुंचे भैया बाबू भोले, कौनो सस्ता हेलमेट दे दो दुकानदार से बोले। हेलमेट की दुकान पे पहुंचे भैया बाबू भोले, कौनो सस्ता हेलमेट दे दो दुकानदार से बोले। दुकान वाला सबसे सस्ता रुपया मांगे 70, बोले कौनो यहू से सस्ता होए तो दे दो मिस्टर। दुकानदार झुंझलाए के बोला जाए के सर मुंडवाए लो, और 10 रुपया पेंटर का दे के खपड़ी पेंट कराए लो। तो लखनऊ की एक खासियत वहां का कत्थक घराना, वहां का कत्थक है, जिसके बारे में प्रज्ञा आपको कुछ बातें बताएंगी। जी, तो एक शाम लखनऊ में कत्थक की एक खास महफिल सजी हुई थी। अच्छन महाराज, पंडित बिरजू महाराज के वालिद साहब जलवा अफरोज हो रहे थे। दुनियावी पैमाने पे वो जरा भी खूबसूरत नहीं थे। मोटा शरीर, चेहरे पर मोटा मस्सा, मोटी नाक, काला रंग, बेडौल शरीर, लेकिन जब रक्स करते तो हुस्न मुजस्सिम बन जाते। उनका एक कौल बड़ा मशहूर था कि हुस्न क्या है, हुस्न तो अदाओं का जादू है, सूरत में क्या रखा है। और जब रक्स करते तो वाकई में हुस्न मुजस्सिम बन जाते। तो एक शाम महफिल सजी हुई थी, बंदिश थी मोहित छेड़त मोहन गिरधारी रे। महाराज जी उस बंदिश पर भाव दिखला रहे थे कि तभी महफिल में से एक शख्स ने तंजिया लहजे में कहा, हमारी शक्ल देखिए अपनी आईने में, मोहन तुम्हें छेड़ेंगे। सब लोग ठहाका मारकर हंस दिए, लेकिन महाराज जी खामोश रह गए, कुछ नहीं बोले। एक पल को रुके, उस शख्स की तरफ तिरछी निगाह से देखा, उनके अबरू कमान की तरह खिंचे, फिर हल्का सा मुस्कुराए
और फिर बड़े बांकपन से झटक के मुंह दूसरी तरफ फेर लिया और फिर अपनी अना में बोले, अब तो मोहन हमें छेड़ेंगे। और बस इसी बात पर सारी महफिल में बार बार एक ही आवाज गूंजी, छेड़ेंगे, जरूर छेड़ेंगे। और वो शख्स जिसने उन पर फिक्रा कसा था वो नदामत का बुत बना खड़ा रहा, उसे कुछ नहीं सूझा। महाराज जी के पैर छूने के लिए आगे बढ़ा, महाराज जी ने उसे इशारे से रोक दिया, बैठने के लिए कहा। और उस शाम जब महफिल खत्म हुई, सब लोग महाराज जी की शान में कसीदे पढ़ने लगे, तो महाराज जी ने फरमाया कि ये तो लखनऊ वालों की मोहब्बत का, उनकी खुलूस का असर है जिससे हमारे रक्स में जान आती है। तो बात यह है कि बिरजू महाराज के वालिद अच्छन महाराज जी का किस्सा आपने सुना। अहमद जान थे रखवा, मशहूर तबला नवाज, आकाशवाणी में काम करते थे। चेक लेने के लिए गए, थिरकवा महाराज ने आखिरी वक्त में साइन करना सीख लिया था, कंफर्टेबल वो अंगूठा लगाने में रहते थे। अब वो जब चेक लेने के लिए गए तो जो ड्यूटी ऑफिसर था वो नया नया आया था, ग्रेजुएट था, तो उसे अपनी पढ़ाई लिखाई का बड़ा अभिमान था, बड़ा गुरूर था। तो जब तिरकवा जी ने कहा कि भाई स्याही मंगवा दो, तो वो मुस्कुराने लगा। तिरकवा जी समझ गए कि ये क्यों मुस्कुरा रहा है। तो तिरकवा जी ने उस ड्यूटी ऑफिसर से पूछा कि भाई कितना पढ़े हो। अब उसने अकड़ के कहा ग्रेजुएट हूं। तिरकवा जी ने कहा ग्रेजुएट इस मुल्क में हजारों हैं, अहमद जान तिरकवा सिर्फ एक है। और फिर थोड़ा सा चले और फिर वापस आए और पलट के बोले एक ही रहेगा। तो अहमद जान तिरकवा हमारे पास आज भी एक ही है। लखनऊ की जबान का बड़ा चर्चा है, बड़ा शोहरा है। तो एक बार एक साहब यही गुत्थी सुलझाने के लिए कि भाई जबान तो बहुत सारी जगहों पर है, तो ये लखनऊ का इतना चर्चा क्यों है, इतना शोहरा क्यों है, इतनी बातें क्यों है, यही पता लगाने के लिए पहुंच गए लखनऊ और पहुंच गए अमीनाबाद। अब वहां उस जमाने में फूल बेचने वालियां बैठा करती थी। इन्होंने एक फूल बेचने वाली को देखा कि जिसने हरे रंग की साड़ी पहनी हुई थी। इन्होंने उसको देखा तो उसकी तरफ एक मिसरा उछाला, शेर की एक लाइन उछाली कि सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा। ये वो जमाना था हाजरीन जब शेरो शायरी में बात करने वाले को लखनऊ बड़ी अहमियत थी। तो इनको लगा था कि ये मामूली फूल बेचने वाली है, मैं कहीं का नवाब हूं, ये मुझसे इंप्रेस हो जाएगी, मरूब हो जाएगी। मगर जैसे ही इन्होंने ये लाइन पढ़ी कि सब्ज साड़ी में तेरा तन देखा, बाजी पलट गई। उस फूल बेचने वाली ने अपने तेवर कड़े किए और इनको डांट कर पूछा कहां के रहने वाले हो। अब ये घबराए, इन्होंने कहा लखनऊ का ही हूं। तब उसने कहा इनसे कि लखनऊ के तो नहीं हो, लखनऊ के होते तो यूं ना कहते। अब ये और हैरत में कि भाई लखनऊ के होते तो किस तरह कहते। तब उसने बताया कि लखनऊ में किसी खातून से, किसी औरत से ये कहना कि मैंने आपका तन देखा, ये शान की बात नहीं है, ये घटिया बात है। लखनऊ के होते तो इस तरह कहते कि सब्ज फानूस में एक शम्मा को रोशन देखा। तो ये लखनऊ की बात है। अच्छा, कल 19 दिसंबर था, काकोरी एक्शन के जो क्रांतिकारी थे उनकी शहादत का दिन था। काकोरी लखनऊ के बहुत करीब है, अब तो लखनऊ का हिस्सा है। तो मैं काकोरी एक्शन का एक किस्सा आपको सुना रहा हूं और फिर जैसा कि यहां झांसी की रानी की बात हुई थी वो मैं उस पर आऊंगा। तो काकोरी एक्शन के क्रांतिकारियों को जब फांसी हो गई तो फांसी का दिन मुकर्रर हुआ 19 दिसंबर। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो काकोरी एक्शन के नेता थे वो गोरखपुर जेल में थे। तो 19 दिसंबर से ठीक एक दिन पहले 18 दिसंबर को राम प्रसाद बिस्मिल की मां बिस्मिल से मिलने शाहजहांपुर से गोरखपुर जेल चली आई अकेले, फांसी के एक दिन पहले। बिस्मिल का सारे काकोरी एक्शन वालों ने जो अपने अकाउंट्स लिखे उसमें बार बार एक बात लिखी और कॉमन बात है कि हम में सबसे मजबूत, सबसे चट्टानी बिस्मिल थे। पूरे एक्शन के दौरान, एक्शन की प्लानिंग के दौरान, मुकदमे के दौरान, फांसी सुनाए जाने के दौरान बिस्मिल को किसी ने कमजोर पड़ते नहीं देखा। ऐसे चट्टानी बिस्मिल जब उन्होंने अपनी मां को जेल में आते हुए देखा सामने से, तो वो अपने आंसू नहीं रोक सके, उनकी आंख छलछला गई। मगर देखिए कि वो मां कितनी मजबूत और कैसी महान होगी कि जब उसने बिस्मिल की आंखों में आंसू देखे तो कमजोर पड़ने के बजाय अपने आप को संभाला, दृढ़ किया और फिर बिस्मिल से कहा कि मैं बाहर सबसे कहती हुई आई हूं कि कल देखना मेरा राम प्रसाद, मेरा लाल कैसा हंसता हुआ फांसी पर चढ़ेगा और तुम यहां रो रहे हो। मैं तो सुनती थी कि बड़ा बहादुर है मेरा बेटा। अब बिस्मिल ने जब मां के ये बोल सुने तो अपने आप को संभाला, अपने आंसू पोंछे और फिर मां से भरे हुए गले में कहा, मां मैं फांसी से नहीं डर रहा, ये आंसू तो ईश्वर से मेरी प्रार्थना है
कि अगले जन्म में भी मुझे इसी बहादुर मां का बेटा बनाना। तो ये काकोरी एक्शन के हमारे अमर सपूत हैं और ऐसे क्रांतिकारी हैं जिनकी वजह से हम आज़ादी का दिन देख पाए। लखनऊ की बात होती है तो शायरी की बात जरूर होती है, तो अगर शायरों का किस्सा ना सुनाया जाए तो बात अधूरी रहती है। तो मीर का एक किस्सा मैं चाहता हूँ प्रज्ञा जी आप सुना दें। जी, तो वैसे तो ज्यादातर शायर दिल्ली से लखनऊ आने के लिए बेताब रहते थे, लेकिन एक शायर ऐसा भी था जिसे लखनऊ जरा भी रास ना आया। खुदाए सुखन मीर तकी मीर बुढ़ापे में लखनऊ आए। नवाब आसिफ उद्दौला जैसे कद्रदान का जमाना था। नवाब साहब को जब मालूम हुआ कि मीर साहब लखनऊ आए हैं तो उन्होंने फौरन अपने दरबार में बुलाया, अदब एहतराम किया, 200 रुपए महीने का भारी भरकम वजीफा भी बांध दिया। एक दिन नवाब आसिफ उद्दौला ने मीर से गजल की फरमाइश की। मीर कुछ नहीं बोले, खामोश रहे, अपने घर वापस चले आए। 2-3 दिन बाद नवाब साहब ने फिर से मीर से कहा, मीर साहब मेरी गजल सुनाइए। मीर साहब तो मीर साहब थे, नवाब साहब की फरमाइश पर उखड़ गए और बोले, गजल मेरी जेब में तो रखी नहीं है कि इधर आपने फरमाइश की उधर हाजिर कर दी। अब नवाब आसिफ उद्दौला सचमुच कद्रदान थे, वरना ऐसी गुस्ताखी पर कोई नवाब जान तक ले सकता था। मगर उन्होंने बात को संभालते हुए बड़ी इनकिसारी से कहा, कोई बात नहीं मीर साहब, जब तबीयत माइल होगी तब कह दीजिएगा। अब कुछ दिन बाद मीर साहब नवाब साहब से मिलने पहुंचे। इस बीच गजल भी कह चुके थे, सो वो भी साथ लेकर गए। वहां जाकर देखते क्या है कि नवाब साहब हौज के किनारे खड़े हैं, हाथ में छड़ी है, पानी में रंग बिरंगी मछलियां तैर रही हैं और नवाब साहब उन मछलियों से उस छड़ी से खेल रहे हैं। मीर को देखा तो बड़े खुश हुए, बोले, वाह मीर साहब, बड़े अच्छे मौके से आए, कुछ सुना दीजिए। मीर साहब ने गजल सुनाना शुरू किया। नवाब साहब गजल भी सुनते जा रहे थे और छड़ी से उन मछलियों से खेलते भी जा रहे थे। मीर को तो तवज्जो दरकार थी, हर शेर कहकर ठहर जाते। नवाब साहब कहे जाते थे, रुक क्यों गए, पढ़िए पढ़िए। आखिरकार मीर 4 शेर कहकर ठहर गए और झुंझला कर बोले, पढ़ूं क्या, आपको मछलियों से फुर्सत हो तब तो पढ़ूं, तवज्जो दें तब तो पढ़ूं। नवाब साहब बोले, मीर साहब जो शेर अच्छा होगा वो अपने आप तवज्जो खींच लेगा। बात नवाब साहब की भी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मीर को ये रवैया सख्त नागवार गुजरा। गजल उसी वक्त अपने जेब में डाली और वहां से वापस चले आए और उस दिन से दरबार जाना छोड़ दिया। मीर का तेवर देखिए कि जो हमारा सबसे बड़ा आशिक है मजनू, जिसका बड़ा शोहरा है, मीर उस मजनू के बारे में कहते हैं कि दीवानगी में मजनू मेरे हुजूर क्या था, लौंडा सा उन दिनों था, उसको शऊर क्या था। शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया।